हेलो एवरीवन, मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिसंबर 2024 के सीएफआर के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। जी हां, सही सुना आप लोगों ने कि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि जो इस बार दिसंबर 2024 का पेपर हुआ उसके अंदर सीएफआर में जो क्वेश्चन आए उनके डिटेल सॉल्यूशन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूं रिलेटेड टू द एमसीक्यू प्रॉपर वे के अंदर, और मैंने कहा था बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। मैं डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देयर आफ्टर अगर आप पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को एंड में लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। देयर आफ्टर आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही हैं और कहां पर आप लोगों ने मिस्टेक की है कमेंट सेक्शन के अंदर। जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं ये भी सजेस्टेड आंसर्स ही हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो आंसर की इंस्टीट्यूट अपलोड करेगा। ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन आप लोगों को आंसर के सॉल्यूशन में देखने को मिल सकता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं इस बार जो 14 मार्क्स का सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड ए पूछा गया और सेकंड बी पूछा गया, तो सेकंड ए तो पूछा गया आपके रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, और जो सेकंड का बी आप लोगों से पूछा गया है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया इंपेयरमेंट लॉस। हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही ना किया हो, इस क्वेश्चन को स्किप किया हो, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा एकदम लास्ट के अंदर। पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया शेयर बेस्ड पेमेंट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे सुनिए, और मैं क्लियर कर दूं ये आपके मॉड्यूल का ही पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। बस चेंज क्या किया गया, यहाँ पे 800 एम्प्लॉय जो दे रखे हैं मॉड्यूल के अंदर वो 400 एम्प्लॉय दे रखे हैं, राइट। जेड लिमिटेड ग्रांटेड 100 शेयर ऑप्शन टू ईच इट्स 800 मेंबर्स कंडीशन ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन सर्विस फॉर 3 years। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट 30। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 60 एम्प्लॉइज लेफ्ट। मतलब आप लोगों को फेयर वैल्यू ऑप्शन की बता रखी है 30 रुपए की, और फर्स्ट ईयर कितने एम्प्लॉय छोड़ करके चले गए, 36 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। द एंटिटी रिवाइड्स इट्स स्टेट एस्टिमेट ऑफ टोटल एम्प्लॉय डिपार्चर ओवर द 3 year 20 to 16%। हम लोगों को 36 से अभी कोई लेना देना नहीं है। जब क्वेश्चन के अंदर डिपार्चर रेट दे रखी होती है तो हम लोग फर्स्ट ईयर डिपार्चर रेट काउंट करेंगे 16%, जो कि तीनों सालों में एक साथ मिला करके दी हुई है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर 40 एम्प्लॉय लेफ्ट हुए, हमें इससे भी अभी कोई मतलब नहीं है। द एंटिटी रिवाइज द एस्टिमेट ऑफ टोटल एम्प्लॉय डिपार्चर ओवर द 3 year 16% टू 13%। मतलब अब पूरे साल भर में कितने एम्प्लॉय छोड़ करके जाएंगे, 13%। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर फर्दर 28 एम्प्लॉइज लेफ्ट। All the continue employee exercise the option subscribe in the equity share of 10 each at 50 only, राइट। चलिए इस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं इसके। देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे 800, राइट। ऑप्शन दिए गए 100 और फेयर वैल्यू थी 30, राइट। हमें डिपार्चर रेट दे रखी है फर्स्ट ईयर के एंड में 16% छोड़ करके जाएंगे, तो कितने परसेंट एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, 84% एक्सरसाइज करेंगे। 3 साल का प्लान है तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। तो फर्स्ट ईयर कितने एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होंगे, 6,72,000। फर्स्ट ईयर के एंड में मैं एंट्री पास करूंगा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 6,72,000 से, राइट। सेकेंड ईयर अगेन 800 एम्प्लॉय, फेयर वैल्यू 100 की, 100 ऑप्शन, फेयर वैल्यू 100 की। सेकेंड ईयर इन्होंने अपने एस्टिमेट को कर दिया था 13% का, तो 100 में से 13% लेस किए तो कितने हो गए, 87%। सेकेंड ईयर ऑप्शन है तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2/3 से, तो 2 साल के मिलाकर के टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 13,92,000।
जिसमें से 672 को मैं माइनस करूंगा तो आपका आंसर सेकंड ईयर के एक्सपेंसेस आ गए 7,20,000। सेकंड ईयर सेम एंट्री होगी, अमाउंट चेंज होकर के कितना आ जाएगा 7,20,000। लास्ट ईयर की बात करूं तो देखिए टोटल 800 एम्प्लॉय थे। फर्स्ट ईयर छोड़ करके गए एम्प्लॉइज आपको बता रखा है क्वेश्चन के अंदर ही कि भैया फर्स्ट ईयर कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं 36, सेकंड ईयर 40, थर्ड ईयर 28। तो मैं इसमें से 36, 40 और 28 एम्प्लॉइज को जब माइनस करूंगा तो बचेंगे 696 एम्प्लॉइज, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 3/3, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए। तो आज तक के टोटल एक्सपेंसेस हो गए 20,88,000। 1392 को माइनस करूंगा तो थर्ड ईयर के एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हो गए 6,96,000। यही मैं एंट्री पास कर दूंगा। अब जो ये 696 एम्प्लॉइज है इन्होंने शेयर सब्सक्राइब कर ली है, तो मैं जनरल एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 34,80,000। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, आज तक शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में कितना अमाउंट गया है 20,88,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 696 एम्प्लॉइज, हर किसी को 100 ऑप्शन दिए गए और एक शेयर की कैपिटल के अंदर कितने रुपए जाएंगे 10 रुपए। तो टोटल अमाउंट आ गया आपका 6,96,000। बाकी बचा हुआ पैसा अदर इक्विटी बोल लीजिए या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल दीजिए। इस क्वेश्चन को हर स्टूडेंट ने अटेंड किया होगा और काफी सिंपल क्वेश्चन हमें देखने को मिला 7 मार्क्स का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पे, थर्ड के बी पे सॉरी। थर्ड का बी जो क्वेश्चन दिया गया है वो रिलेट करता है आपका गुडविल के कैलकुलेशन से एंड शेयर्स के कैलकुलेशन से। आपको बता रखा है नॉन करंट एसेट्स जिसमें पीपीई दे रखा है, फिक्स एसेट्स के अंदर ही फाइनेंशियल एसेट्स दे रखी है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 4,80,000 रुपए का। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक मिल गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की आपको गिवन है, अदर इक्विटी आप लोगों को गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स गिवन है, ट्रेड पेबल आप लोगों को गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। तो नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसका इंटरेस्ट कितने रुपए का हो गया 50,000 रुपए का। फॉलोइंग एसेट्स आर रीवैल्यूड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू रीवैल्यूड प्राइस, इन्वेंट्री की भी और ट्रेड रिसीवेबल की भी आपको वैल्यू गिवन है। आगे बोला गया एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 लाख, रेट ऑफ टैक्सेशन कितने रुपए की है 30%। बोला गया गुडविल में भी वैल्यू 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां बोला है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब इस 12 लाख के अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। देखिएगा जब मैं गुडविल का कैलकुलेशन करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12 लाख, जिसमें से मैंने इंटरेस्ट के 50,000 माइनस कर दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया 11,50,000। अब मैं इसमें से टैक्स माइनस करूंगा 30%, तो मेरे पास आंसर टैक्स आया 345, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 8,05,000 रुपए का। गुडविल है इसका 3 ईयर परचेस, तो 8,05,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया गुडविल का 24,15,000। इतना ही क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आपको 3 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है असर्टेन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए तो नेट एसेट्स चाहिए, तो एसेट्स के अंदर इन एसेट्स की तो मैं ले लूंगा रीवैल्यूड प्राइस, मैंने यही किया। देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, पीपी 36 लाख, इन्वेंट्री 11 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 13,50,000, कैश 420, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,80,000 और जो आपने गुडविल निकाली ये भी नेट एसेट्स के अंदर ऐड होगी। गुडविल 24,15,000 रुपए, इसमें से लेस कर दिया हम लोगों ने डिबेंचर्स को, लेस कर दिया ट्रेड पेबल को, तो आपके पास नेट एसेट्स आ गई 70,65,000 और कंपनी के पास इक्विटी शेयर थे 2 लाख। 70,65,000 के अंदर जैसे ही मैंने 2 लाख का डिवाइड दिया तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 35.325। द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। सेकंड का आपने किया या ना किया लेकिन हर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन जरूर अटेंड किया होगा।
और आप देख सकते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन कितने इजी से दिए गए हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो अगर आपने इंटर के अंदर भी बैंकिंग कंपनी पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एनबीएफसी का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया प्रोविजन कितने का बनाया जाएगा। सन्ड्री एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सिक्योर्ड पोर्शन के अंदर 1 ईयर, 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर का पार्ट दे रखा है। अनसिक्योर्ड पोर्शन दे रखा है। लोन एसेट्स, लॉस एसेट्स दे रखा है। आपको बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस। आइए देखिए, जब हम लोग स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करते हैं तो उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है 0.40 और इसका अमाउंट है 16,800, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोविजन कितना का बनेगा 67.20। 0.40 याद रखिएगा। सब स्टैंडर्ड एसेट्स का 10%, तो 1780 को 10% से मल्टीप्लाई किया तो आया 178। 1 ईयर वाली जो एसेट्स होती है उसके लिए 20%, 2 ईयर वाली के लिए 30, 3 ईयर वाली के लिए 100, अनसिक्योर्ड के लिए भी हम लोग बनाते हैं 100% प्रोविजन और लॉस एसेट्स के लिए भी बनाते हैं 100%। हर किसी के अमाउंट को इसके प्रोविजन से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मेरा प्रोविजन कितने रुपए का आ गया 613.2। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इस पूरे पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको इजीली कितने नंबर देकर के गया है 7 नंबर। फोर्थ के बी की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ का बी क्या कह रहा है। The summarized balance sheet of NR Limited on the 31st March was given as follow. बैलेंस शीट ऑफ NR लिमिटेड आप लोगों को गिवन है। एसेट्स की वैल्यू बता रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। उसके बाद आ जाइए इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, 5% डिबेंचर्स, ट्रेड रिसीवेबल, सारी चीज आपको गिवन है। ऑन द रिवैल्यूएशन इट वाज फाउंड गुडविल वाज वर्थलेस। गुडविल को क्या कर देना है 0 कर देना है। अदर एसेट्स वर ओवर वैल्यूड, बड़ी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग को 2,56,000 से, प्लांट एंड मशीनरी को 3,52,000 से। अब प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स क्रिएट करना है कितने रुपए का 32,000 का पीबीडी क्रिएट करना है। The following scheme of reorganization was sectionized by the court। मतलब ये क्वेश्चन हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। मैं आगे जाऊं तो पहले सब जो ऊपर का एडजस्टमेंट दे रखा है इसे कंप्लीट कर लेता हूं। जब गुडविल की वैल्यू 0 हो रही है तो मैं एंट्री पास करूंगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, ज्यादा हो रखी थी तो कम करनी पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी की भी कम करनी पड़ेगी। और एक न्यू प्रोविजन बनाना है तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो लायबिलिटी को भी हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट, जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तब। सेम चीज मैंने यहां की, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू पीबीडी। यहां तक ठीक है। अब आप लोगों को यहां पर P&L का लॉस दे रखा है कितने रुपए का 5,76,000। लॉस डेबिट है तो इसको मैं सेटअप करने के लिए क्या करूंगा क्रेडिट, और तो मैंने यहां पे लिखा टू P&L अकाउंट कितने रुपए 5,76,000। राइट, यहां तक मेरी बात क्लियर। अब फर्स्ट पॉइंट आप देखें तो इसने कहा और पेड पेबल एक्सेप्ट 6% डिबेंचर टू एक्सटेंट ऑफ 50%, और बाकी का पेमेंट आज से 6 महीने के बाद करेंगे। तो 6 महीने से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी क्रेडिटर ने क्या एक्सेप्ट कर लिए डिबेंचर्स 50% के। क्रेडिटर्स हैं 1280 के, तो जनरल एंट्री पास करूंगा ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स। आंसर आ गया 640 640, 50% ने एक्सेप्ट किए ना। आगे क्वेश्चन में बोला गया द पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 5 रुपी। भैया जब इसकी वैल्यू 10 रुपए है, टोटल कैपिटल 1280 है,
जब मैं इसको 5 रुपए का कर दूंगा तो बचे हुए 6,40,000 ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। देखिए 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले जो थे अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 रुपए वाले, बाकी बचा हुआ बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने। ऐसे ही इक्विटी शेयर के लिए बोला है कि इक्विटी शेयर कितने रुपए का हो जाएगा, 1 रुपए का। 5 रुपए की वैल्यू है, 1 रुपए का हो जाएगा, मतलब इसका 4/5 पार्ट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। सेम चीज मैंने यहां पे भी की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपए के अकॉर्डिंग 3,84,000, बाकी बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन में चला गया 15,36,000। अब कैपिटल रिडक्शन के यहां पर हम दोनों का टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 21,76,000 और ऊपर यूज में आया 21,12,000, बचे 64,000 जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट, 64,000। खत्म। आपको बैलेंस शीट बनानी है तो जो ये जनरल एंट्री में जिन एसेट्स की वैल्यू जितनी बड़ी जितनी कम हुई आपको वो शो करना है और इजीली बैलेंस शीट आप इसकी क्रिएट कर सकते थे। मेनली इसकी जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया तो काफी स्टूडेंट बचना चाहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन से, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन का डिटेल पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। राइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ढंग से देखिएगा। और ये क्वेश्चन आके मॉड्यूल के अंदर भी सेम गिवन है, अमाउंट के अंदर थोड़ा सा फेरबदल। एलएस एंड एमएस वर अमलगमेटेड फ्रॉम a न्यू कंपनी एलएमएस लिमिटेड, मतलब एलएस और एमएस ने मिलके एक न्यू कंपनी बनाई एलएमएस। Who issued requisite number of equity share tend to take over the business of LS and MS. The abstract of balance sheet, पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू दे रखी है आपको। यहां पर दोनों कंपनी की फेयर वैल्यू भी बता रखी है, कुछ एसेट्स की, साथ ही साथ फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस भी बता रखी है। नीचे बोला गया हाउएवर द कंट्रोल ऑफ एलएमएस टेकन ओवर बाय मैनेजमेंट ऑफ एमएस। यहां क्वेश्चन घुमा दिया, एलएस एमएस मर्ज हुए, नई कंपनी बनी एलएमएस और कंट्रोल गया एमएस के पास, तो ये हो गया रिवर्स अक्वाइजिएशन का केस। जो रियलिटी में अक्वायरी है वो है अकाउंटिंग अक्वायरर। तो आप एलएस लिमिटेड की जब नेट एसेट्स का कंप्यूटेशन करेंगे तो वो आपको लेना पड़ेगा फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंगली। देखिए LMS Limited technically is a legal acquirer, but MS control over LMS Limited, so it is the case of reverse acquisition। ठीक है, अब हम लोग दोनों कंपनियों के शेयर की वैल्यू की बात करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस दोनों की दे रखी है आपको कितनी, 15,000 30,000, 15,000 30,000। न्यू कंपनी के ब्याज पे अगर बात करें तो इसका प्रपोर्शन है 1/3 और इसका प्रपोर्शन है 2/3। तो फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ एमएस लिमिटेड, एमएस की अगर मैं बात करूं तो 30,000 रुपए का बिजनेस है और इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 2,000, तो एक शेयर कितने रुपए का हो गया, 15 रुपए का। अब एमएस लिमिटेड ने एलएस को अक्वायर किया तो कंसीडरेशन कितना दिया होगा, तो कंसीडरेशन पेबल बाय एमएस टू एलएस। 15,000 शेयर हैं, 15,000 रुपए के बिजनेस की वैल्यू है, एक शेयर कितने रुपए का है, 15 रुपए का, तो टोटल कितने लाख शेयर गए, 1 लाख शेयर इशू किए गए। टोटल कंसीडरेशन 1,00,000 जो शेयर्स दिए जा रहे हैं उसके अंदर 10 रुपए की तो कैपिटल है और 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम, तो टोटल कितने रुपए दिए गए हैं, 15,000 लाख दिए गए हैं। राइट, अब आ जाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, दोनों की कंबाइंड बैलेंस शीट। जब पीपी लोगे इसकी तो वैल्यू 16,000 लोगे और इसकी फेयर वैल्यू 16,000 लोगे तो टोटल 32,000। फाइनेंशियल एसेट्स इसकी 1,000, इधर कोई भी वैल्यू नहीं रखी है तो ये 1,600, तो टोटल वैल्यू लोगे 2,600। करंट एसेट्स इसकी 10,000 लोगे और इसकी 13,000 लोगे तो टोटल हो गए 23,000। देखिए पीपी 16,000 16,000 टोटल 32,000। फाइनेंशियल एसेट्स 1,600 1,000 2,600,
करंट एसेट्स 10,000 और 13,000, टोटल आ गया 23,000। तो टोटल कंप्यूटेशन कितने का हो गया? 57,600 रुपए का। राइट। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले पार्ट के अंदर अपन जाएंगे तो सही, लेकिन उससे पहले हमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगा गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज का। देखिए, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस अगर मुझे निकालना है तो पीपी की मैंने ले ली फेयर वैल्यू, 16,000 गिवन है। फाइनेंशियल एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं ली है तो बुक वैल्यू ही फेयर वैल्यू है 1600 की। करंट एसेट्स से 10,000 की, इसमें से मैंने बोरोइंग के 4,000 माइनस कर दिए और करंट लायबिलिटीज के 4,000 माइनस कर दिए, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? 19,600। कंसीडरेशन पे हुआ 15,000 का, तो गेन ऑन बार्गेन परचेस कितने का आ गया? 4,600 का। इसको दिखाया जाएगा अदर इक्विटी के हेड में। देखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इसकी 20,000 की है, प्लस 15,000 के टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए, तो टोटल कैपिटल कितने की हो गई? 35,000 रुपए की। ये मैंने दिखा दिया टोटल कैपिटल 35,000 की। अदर इक्विटी में एलएस की तो लूंगा नहीं, एमएस की लूंगा 2,000, प्लस 4,600 का गेन ऑन बार्गेन परचेस आ गया है, तो टोटल ले लिया 6,600। बोरोविंग 4 और 6 10, करंट लायबिलिटी 4 और 2 6,000। चेक कर सकते हो आप। बोरोविंग 10,000, करंट लायबिलिटी 6,000, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आया? 57,600। और इसका भी कितना आया? 57,600। अगर आपने रिवर्स एक्विजिशन सही से पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम करने में आपको लगेंगे 15 से 20 मिनट, और आके ये 14 मार्क्स सिक्योर। अभी तक जो मैंने इस पूरे पेपर का एनालाइज किया है, उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो इस पेपर में ऐसा कुछ था ही नहीं जो रियलिटी के अंदर सीएफआर के पास पेपर्स में आता था। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मॉड्यूल से पूछे गए हैं। अगर आपने अपने मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को कर रखा है तो आपके एमसीक्यू में भी कोई गलती नहीं होगी और इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपकी गलती नहीं होगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सीएफआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है कंसोलिडेशन से। आ जाइए, कंसोलिडेशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखते ही जिन स्टूडेंट ने कंसोलिडेशन पढ़ रखा है, 3 कंपनी अगर दे रखी हैं तो ये पार्ट हो गया चेन होल्डिंग का। किसका पार्ट हो गया? चेन होल्डिंग का। आप लोगों को नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट बता रखा है, इसने 112 लाख का कर रखा है और इसने 84 लाख का कर रखा है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर वे के अंदर गिवन है। ऐसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, अदर इक्विटी हो गया, अदर इक्विटी में रिजर्व, रिटेन अर्निंग आप लोगों को गिवन है। करंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी आप लोगों को गिवन है। ट्रेड पेबल आपको गिवन है, इंटर कंपनी बिल पेबल गिवन है। ऊपर दे रखे हैं इंटर कंपनी बिल रिसीवेबल और यहां दे रखे हैं इंटर कंपनी बिल पेबल। पी लिमिटेड के, आर लिमिटेड के, दोनों के अलग अलग दे रखे हैं। अब इंफॉर्मेशन आई कि भैया पी लिमिटेड होल्ड 80% शेयर इन क्यू लिमिटेड एंड क्यू होल्ड 75% शेयर इन आर लिमिटेड, और इन लोगों की होल्डिंग कब की है? 30 सितंबर की। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को। तो कंसोलिडेशन के अंदर एक पीरियड होता है प्री का, दूसरा पीरियड होता है पोस्ट का, तो दोनों को मैंने डिवाइड किया, आया 6 मंथ्स। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड, बैलेंस शीट 1/4/23 को दी हुई है, डेट ऑफ एक्वाइजेशन 30/6/23 है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी 31/3/2024 को। तो प्री पीरियड भी हो गया 6 महीने, पोस्ट पीरियड भी हो गया 6 महीने। पहली बाधा पार। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड के 80% शेयर ले रखे हैं, तो एनसीआई कितनी हो गई? वेट, एनसीआई कितनी हो गई? 20%। अब पी लिमिटेड, आर लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड के 75% ले रखे हैं, सॉरी, क्यू ने आर के 75% शेयर ले रखे हैं। अगर 75% शेयर ले रखे हैं तो पी ने भी तो क्यू के 80 ले रखे हैं ना, तो 75% का 80 पार्ट कितना हो गया? 60%। तो पी लिमिटेड आर लिमिटेड में कितना पार्ट रखता है? 60%। और एनसीआई का पार्ट कितना रखता है? 40%। राइट। ये 80 × 75 का कंसेप्ट आपको नॉर्मली बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने चेन होल्डिंग पढ़ रखा है तो।
आगे बढ़ते हैं और मैंने यहाँ पे क्लियरिफिकेशन भी दिया। शेयर ऑफ पेरेंट एंड एनसीआई, पी इन क्यू 80% और 20%, क्यू इन आर कितना है 75%। तो जैसे ही मैंने 80 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो आर के अंदर इसका पार्ट कितना हो गया 60 और एनसीआई का कितना हो गया 40% पार्ट। डन। इसके बाद सबसे बड़ा खेल खेलता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। यही अगर समझ में आ जाए तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए बोल रखा है रिजर्व जो हैं क्यू लिमिटेड के कब की बात हो रही है 1 अप्रैल की, तो ये तो होता है प्री प्रॉफिट का पार्ट 280 और रिटेन अर्निंग है 70 की, मैंने लिखा। क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो है 350 एंड 175। ओपनिंग बैलेंस है 280 70। तो करंट ईयर में कितना अर्न हुआ 70 और करंट ईयर में रिटेन अर्निंग कितने की गई 105 की। प्री पीरियड पोस्ट पीरियड 6 मंथ्स का, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। 70 का हाफ 35, तो प्री का भी 75 35 और पोस्ट का भी कितना हो गया 35। सेम इस 105 का 50 52.5 और 52.5 प्री 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 एंड पोस्ट में डिवाइड। अब यही सेम काम मैंने किया एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ आर के अंदर। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दे रखा है। क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है तो करंट ईयर में अर्न हुआ 70 और 105 का। अब क्वेश्चन के अंदर एक लाइन गिवन है 35 lakh included in the inventory figure of Q Limited, inventory which has been purchased from R, cost plus 25%। तो ये हो गया अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन हम लोग प्रॉफिट में से पहले लेस करते हैं और साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यू में से भी क्या करते हैं लेस करते हैं। तो अनरियलाइज्ड गेन कितना होगा 35 लाख का 20% 7 लाख। मैंने यही काम यहां किया, 105 में से 7 लाख लेस किया तो करंट ईयर का प्रॉफिट इसका तो 98 और यहां हुआ 70। दोनों को मैंने 50-50% पार्ट के अंदर क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। राइट। अब आ जाओ, यहां आपको एक चीज क्लियरली देखनी है। हम लोग एनालाइज कर रहे हैं क्यू का। क्यू की शेयर कैपिटल है 1400 की। प्री रिजर्व 280 तो ओपनिंग और 35 करंट ईयर वाला 6 मंथ्स वाला, तो टोटल प्री कितना हो गया 315। सेम चीज रिटेन अर्निंग के अंदर टोटल कितना हुआ 122.5। टोटल आया 1837.5, जिसमें से 80% हमारा है 20% एनसीआई का है। मैंने दोनों का क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। राइट। अब दोनों के पोस्ट प्रॉफिट को भी मैंने इसके अंदर क्या कर दिया आपको डिवाइड करके बता दिया कि भैया पोस्ट प्रॉफिट रिजर्व में है 35 और रिटेन अर्निंग में है 52.5। तो इसका पार्ट है 80% और इसका पार्ट है 20%, तो 7 और 10.5 और इसका पार्ट हो गया 28 एंड 42। ये जो पोस्ट वाला पार्ट है ये पी लिमिटेड की जब कंसोलिडेटेड रिजर्व होगा उसके अंदर दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। राइट। और ये एनसीआई के अंदर ऐड होगा। सेम काम मैंने किसके लिए किया आर के लिए, उसकी शेयर कैपिटल ले ली, टोटल प्री रिजर्व ले लिया, टोटल प्री रिटेन अर्निंग ले लिया, अमाउंट आ गया 1590 और हमारा रेशो है 60-40 का, तो इसका 60% पार्ट ले लिया और 40% पार्ट ले लिया 1071 और इसका पार्ट भी हमने वहां लिखा। पोस्ट के अंदर रिजर्व 35 और 49 थे तो इसको भी 60 और 40 के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जो ये पोस्ट वाला पेरेंट कंपनी का पार्ट है ये तो पी लिमिटेड के साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला पार्ट एनसीआई के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब हम लेंगे उन्हें कंप्यूटेशन किया गुडविल और बार्गेन परचेज का। फेयर वैल्यू ऑफ पी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1837.5 इसकी है और 1519 इसकी वैल्यू है क्यू और आर की। इसमें से मैंने माइनस किया एनसीआई। भैया ये तो टोटल फेयर वैल्यू है ना 1837.5, हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी, ये रही 1837.5। इसमें से मैंने माइनस कर दिया एनसीआई का, दोनों के दोनों का जो पार्ट था उन्हें माइनस किया, साथ में कंसीडरेशन भी माइनस किया। कंसीडरेशन हमें पेपर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वही लेनी पड़ेगी क्योंकि और कुछ नहीं दिया हुआ।
यहाँ दिया हुआ है 1190 और ये 980, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये 980 75% की वैल्यू है और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 60 की। देखिएगा यही काम किया हमने। कंसीडरेशन 1190, यहाँ लिया 784। अब ये 80% क्यों लिया है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, वो 75 की वैल्यू और हमें कितने की चाहिए, 60 की। ओवरऑल 80%। तो गेन ऑन बार्गेन परचेस इसका तो आया 367.5 और इसका कितना आया 287, तो टोटल कितना हो गया 654.50। अब बात कर लेता हूं एनसीआई की। एनसीआई अभी अभी कैलकुलेट की थी, एक्वाइजिशन डेट पे दोनों की दे रखी है, जिसके अंदर पोस्ट रिजर्व को मैंने ऐड कर दिया, रिटेन अर्निंग को मैंने ऐड कर दिया, और लास्ट में मैंने एक काम किया कि जो 980 क्यू लिमिटेड का शेयर है आर में, उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। कैसे, पार्ट आपको कितने का दे रखा है, आपकी शेयर होल्डिंग कितने परसेंट की थी, आपकी शेयर होल्डिंग थी 80% की, 80 और 20 का रेशो था दोनों के बीच में, तो उस वाले पार्ट को मैंने यहां से क्या कर दिया, लेस। इन्वेस्टमेंट बाय क्यू इन आर लिमिटेड 980 का 20%, इसका 80% तो हमने कहां पे कंप्यूटेशन में ले लिया, यहां पर, और 20% जो इस ओवरऑल एनसीआई के अंदर एडेड है, तो वहां से मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसकी टोटल वैल्यू आई 101.5 और इसकी वैल्यू आई 481.6, तो टोटल एनसीआई आ गया 583.10। तो ये था पूरा का पूरा कंप्यूटेशन। अब इन कंप्यूटेशन की हेल्प के थ्रू आपको बनानी थी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और आपकी बैलेंस शीट का आंसर आएगा 7833। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि अगर आपका एक भी कंसेप्ट अगर गलत हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। बट अगर आपके बेसिक एकदम क्लियर हैं इस चैप्टर के, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी बैलेंस शीट का टोटल आने वाला है 7833, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। नॉर्मली सीएफआर के अंदर ये स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, काफी टीचर बच्चों की अगर मैं बात कर लूं, तो ये कॉस्ट ऑडिट के अंदर कवर हो जाता है, सीएफआर के अंदर गिवन जरूर है, लेकिन स्टूडेंट इसके ऊपर फोकस नहीं रखता। लेकिन पिछले 2 या 3 सालों से अगर आप लोग देखें, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन हमें देखने को मिला, क्वेश्चन का सेवंथ का ए। इन्होंने बता रखा है सेल्स का रेवेन्यू है 1000 लाख, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 530 लाख, टोटल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग 60 क्लोजिंग 90, तो स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए हो गई, 30। इन्वेंट्री के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 30 का। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सेल्स रेवेन्यू 1000 में 30 ऐड कर दूंगा, तो टोटल होगा 1030। इसमें से मैं माइनस करूंगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को, ऑडिटर की फीस को, रेंट एंड रेट्स को, क्योंकि बाकी जो हैं, ये जो कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, उसको कैपिटल प्रोवाइडर्स वेजेस, जिनका भी वैल्यू, जिन्होंने अपनी अपनी वैल्यू एडिट की है, उसका पार्ट। सेम काम मैंने यहां किया, देखिए। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के अंदर सेल्स दी 1000 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री 30 लाख को ऐड किया, लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स ब्रॉट फॉरवर्ड, जो जो एक्सपेंसेस बताया, परचेज, प्रिंटिंग, ऑडिटर फीस, रेंट एंड टैक्सेस। तो 1030 में से 580 लेस किया, तो टोटल कितने रुपए आ गए, 450 आ गए। अब इसको क्या किया गया, अप्लाई किया गया कि किसने कितना वैल्यू एडिशन किया। तो बात करूं वेजेस एंड सैलरी, ये आपके लिए किया एम्प्लॉइज ने, तो मैंने यहां पे मेंशन भी किया है, एम्प्लॉइज की तरफ कितना है, 100 लाख। डेप्रीशिएशन की बात करूं, तो डेप्रीशिएशन है कैपिटल प्रोवाइडर्स का 195 लाख। गवर्नमेंट को हमने दिए टैक्सेस 25 लाख के। शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड 110 लाख का, और जो इंटरेस्ट है वो होता है लेंडर्स का
20 लाख। इन सभी का टोटल किया गया तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, वैल्यू एडेड के, टोटल आया 450 लाख। मॉड्यूल के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन है और 90% ये क्वेश्चन उसी से ही पूरा का पूरा मैच हो रहा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है इससे रिलेटेड, राइट। ये था आपका 7th का ए। अब बी के अंदर थ्योरी पूछी गई है कॉर्पोरेट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की, इजीली आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है तो। 8th का ए बोला राइट ए नोट ऑफ रोल ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, 5 नंबर का। आपको हमेशा से बताते आए हुए हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको पढ़ना ही 15 का। 10 नंबर की तो थ्योरी हो गई और 4 नंबर के एमसीक्यू, 14 नंबर कवर। अब इसके साथ 4 नंबर का एक और क्वेश्चन वापस से पूछा गया बिजनेस कॉम्बिनेशन से। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की आप टोटल वैल्यू देखिए, इन 70 मार्क्स वाले पार्ट के अंदर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक 7 का 21 और 4 मार्क्स का एक और मिला क्वेश्चन देखने को, गुडविल गेन ऑन बार्गेन परचेज से रिलेटेड। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या कह रहा है। ए लिमिटेड acquired 35% part of B Limited in 2023 and 24, rupees 3,50,000. फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स बी लिमिटेड बीइंग 4,20,000। पहले 350 थी, अब कितनी हो गई, 420। 70,000 किसके हैं, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के। तो इस अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट के अंदर, ध्यान रखिएगा। In April 2024, A Limited further acquired 40% stake in B Limited for a consideration of 6 lakh। मतलब आपने 40% पार्ट और ले लिया, पहले आपके पास 35 था, अब कितना आ गया 40, टोटल हो गया 75% पार्ट। ए लिमिटेड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स टोटल कितने रुपए की है, 12 लाख की। और जो ये पहले 3500 पार्ट लिया था ना आपने, उसकी वैल्यू इसने कितनी बता दी, फेयर वैल्यू 4,50,000 रुपए की। वेरी गुड। 420 से 450 तो 30,000 रुपए का और गेन हो गया आपको इन्वेस्टमेंट पे। तो टोटल गेन कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का। अब इसने पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए का गेन हुआ है तो मैं पी एंड एल में ट्रांसफर भी कितने रुपए करूंगा, 1 लाख रुपए ही करूंगा। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। तो देखो, आपने 6 लाख का कंसीडरेशन अभी दिया और 450 पुराने वाले की वैल्यू, तो टोटल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 10,50,000। इसकी नेट एसेट्स 12 लाख टोटल है, क्या है टोटल। आपने 75% पार्ट लिया है, तो 12 लाख का 75% मैंने निकाला तो वो आया 9 लाख। आंसर आया 150। तो ये कहलाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेस। यहां देख भी सकते हैं आप। सबसे पहले 35% स्टेक थी 4,20,000 की, 40% स्टेक आपने ली 6 लाख की। अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम पहले तो 70,000, बाद में क्या हुआ, 420 से 450 गए तो 30,000 और आ गई, तो टोटल कितनी हो गई अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, 1 लाख। तो ये तो चला जाएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर, सिंपल सी बात। देन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड गेन ऑन बार्गेन परचेस। परचेस कंसीडरेशन 6 लाख का, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट कितने का है, 450। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितनी लूंगा, 9 लाख। तो आंसर क्या आया, 1,50,000। सॉरी, ये क्या कहलाएगी, गुडविल। ओके, तो ये था आपका पूरे के पूरे लास्ट क्वेश्चन 8 का आंसर, इजीएस्ट पार्ट। अब इसके अंदर जो 3 से लेके 8 तक क्वेश्चन किए हैं, अगर आप कंसोलिडेशन को छोड़ते भी हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और अगर आपने डीप स्टडी की है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो था वो तो था रिवैल्यूएशन का, जो पहली बार आया, काफी अट्रैक्टिव क्वेश्चन भी था, अच्छा भी था। लेकिन सेकंड का बी नॉर्मल, अगर आपने इंपेयरमेंट लॉस पढ़ रखा है तो उसका बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले बी करवा रहा हूं। A major depreciable assets Padma Limited purchased at a cost of 45,000 million on 1st July. The assets useful life 31st March 2029.
द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 650 million. The selling price of the assets is 31st March 2024 25,000 million and the cost of disposal दे रखा है. तो आपने 31 मार्च 2024 को क्या रखा? इम्पेयरमेंट टेस्ट रखा. राइट. अब इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एसेट्स का कैरिंग अमाउंट. तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 1 जुलाई 2021 को है 45,000 की. इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं. डेप्रिसिएशन आप लेस करेंगे 2.75 ईयर का, क्योंकि इस एसेट्स को परचेज किया गया था 1 जुलाई 21 को. 21 से लेके 2024 31 मार्च तो होते हैं 2.75 ईयर. मैंने 45,000 में से 650 स्क्रैप वैल्यू माइनस की, टोटल लाइफ थी 8 साल, मल्टीप्लाई किया और इसको बाद में मल्टीप्लाई कर दिया 2.75 ईयर से, तो आया 15,245. तो इसकी वैल्यू कितनी बच रही है? 29,755. ये तो हो गया कैरिंग अमाउंट. बात अगर रिकवरेबल अमाउंट की जाए तो हायर ऑफ फॉलोइंग. नेट सेलिंग प्राइस 25,000, जिसमें से 500 रुपए है अमाउंट स्पेंड करने का सेलिंग प्राइस पे, तो टोटल आया 24,500. उसके बाद निकालेंगे वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन यूज आपको हर साल का अमाउंट दे रखा है कैश इनफ्लो. लास्ट ईयर के अंदर आप इसकी स्क्रैप वैल्यू को और ऐड करेंगे और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ये भी वैल्यूज गिवन है सिंपल सी. आपने अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आई 25,710. विच एवर इज हायर, तो रिकवरेबल अमाउंट हो गया 25,710. आपका कैरिंग अमाउंट है 29,755 और रिकवरेबल अमाउंट है 25,710. तो आपको हो गया इम्पेयरमेंट लॉस 4045 का. अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स हमने निकाला, अप्रोक्सीमेट 29,455 आया था. वैल्यू इन यूज भी आपने अभी भी निकाली 25,710 के समथिंग. इम्पेयरमेंट लॉस अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को. रिवाइज कैरिंग अमाउंट देख सकते हैं. रिवाइज कैरिंग अमाउंट था 29,755 का, जिसमें से मैंने लॉस को माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 25,710. क्लियर. अब आ जाइए सेकंड का ए. अलग क्वेश्चन है लेकिन सबसे छोटा सॉल्यूशन है सेकंड ए का. 7 मार्क्स के लिए अगर मैं जाता हूं तो मोहन लिमिटेड परचेस ऑफ मशीनरी 1/4/2019 कितने रुपए की? 4 लाख की. यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स. अब 1/4/2023 को जब इसका टेस्ट किया गया तो बताया गया कैरिंग अमाउंट है 4 लाख रुपए का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,60,000 रुपए का. तो उसकी नेट कैरिंग अमाउंट कितने का है? 240. 1/4/23 को जब इसका रीवैल्यूएशन किया गया तो रीवैल्यूएशन प्राइस कितने का आया? 3 लाख का. 240 से 3 लाख जैसे ही वैल्यू हो गई तो रीवैल्यूएशन रिजर्व अमाउंट के अंदर कितना अमाउंट चला गया? 60,000 रुपए का. सो हाउ द कंपनी शुड अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन. तो रीवैल्यूएशन मैंने आपको बता दिया. वैसे बेसिकली देखा जाए तो हर साल डेप्रिसिएशन लगता था इसका 40,000 रुपए. हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगता था? 40,000. अब रीवैल्यूएशन गेन हो गया 60,000 रुपए का. एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख. रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 6 साल. तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000. 40 और 50 तो 10,000 डेप्रिसिएशन बढ़ गया. तो जो रीवैल्यूएशन 60,000 रुपए आपका आया है, हर साल आप उसमें से कितने रुपए एडजस्ट करते हुए चलोगे? 10,000 रुपए आप उसमें से एडजस्ट करते चलोगे. राइट. देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका भी. कैरिंग अमाउंट था 2,40,000 रुपए का. अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ 60 का, तभी तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख रुपए. न्यू डेप्रिसिएशन 3 लाख. रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 साल. सॉरी, तो कितने रुपए बचे? 50,000 रुपए. तो पीपीई की वैल्यू कितने रुपए दिखाई है आपने? 1 लाख रुपए की, जिसके अंदर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया? 40,000. फ्यूचर के अंदर 40,000 से बढ़ जाएगा. और गेन ऑन रिवैल्यूएशन इसने कितने का दिखा दिया? 60,000 रुपए का. यह है बेसिक सॉल्यूशन इसका पूरे पेपर का. राइट. ओवरऑल इस पूरे पेपर को मैंने रीड आउट किया तो मुझे केवल क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट को आया हो. बाकी अगर आपने पूरी स्टडी कर रखी है तो इस पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सके. 7 में से 5 करने होते हैं तो मैं
नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टूडेंट का जो उस समय ऑप्शन रहा होगा तो उन्होंने लेफ्ट किया होगा कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन सबसे पहले, और हो सकता है सेकंड का ए लिया हो या फिर एलएस एमएस वाला रिवर्स एक्वाइजेशन का लिया हो, राइट। तो ये था पूरा डिटेल सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।